नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया आज नई दिल्ली में 16वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की सह-अध्यक्षता करेंगे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया गया। अब कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 26 लोगों की मौत और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। महोत्सव में जापान फोकस कंट्री के रूप में शामिल। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ 16वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की सह-अध्यक्षता करेंगे। सुश्री वांग इस वार्ता में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंची। इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। एक आधिकारिक वक्तव्य में सुश्री वांग ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गहरे तालमेल और साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया साइबर और रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज नई दिल्ली में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक में शामिल होंगे। सम्मेलन में मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सेशल्स पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लेगा, जबकि मलेशिया को अतिथि राष्ट्र के तौर पर बुलाया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन सदस्य देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए किया गया था। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्देशीय संगठित अपराध से मुकाबला, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें वर्ष 2026 की रूपरेखा और कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। ये किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों को संबोधित करने की संभावना है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार करते हुए कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी शामिल किया है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि हवाई अड्डों पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। यूएई के नागरिकों को अब भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट। इस सुविधा का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने पहले भारतीय ई वीजा या नियमित कागजी वीजा प्राप्त किया हो। योजना के तहत भारत आने वाले यूएई के नागरिक 60 दिनों तक भारत में रह सकते हैं। ये वीजा 60 दिनों की अवधि के भीतर 2 बार आने की अनुमति देता है। आवेदकों के पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। आवेदक से धन, आवास और वापसी या आगे की यात्रा का प्रमाण मांगा जा सकता है। ये वीजा सुविधा किसी भी ऐसे यूएई नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान में पैदा हुए हों या वहां के स्थायी निवासी हों। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय संभाग आज राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए कार्यवाहक सरकार पद्धति को फिर से शुरू करने की मांग वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय खंडपीठ ने 11 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले के लिए आज की तारीख निर्धारित की है। कार्रवाई के दौरान अपील करने वालों, याचिकाकर्ताओं और राज्य के वकीलों ने
कोर्ट से 2011 के अपने उस फैसले को पलटने की अपील की जिसने कार्यवाहक प्रणाली को रद्द किया गया था। पुनरीक्षा याचिका पिछले साल बीएनपी, जमात इस्लामी, फ्रीडम फाइटर, मुफज्जल इस्लाम समेत कई नागरिकों और 2 अधिकार संगठनों ने दायर की थी। उन्होंने उस समय के मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक की अगुवाई वाली पिछली बेंच के 2011 के फैसले को चुनौती दी, जिसने 1996 में कार्यवाहक सरकार प्रणाली शुरू करने वाले 13वें संशोधन को रद्द कर दिया था। 2011 के फैसले के बाद संसद ने 15वां संशोधन पारित किया, जिससे कार्यवाहक प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। आज के फैसले से बड़े राजनीतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि चुनाव के समय निष्पक्ष सरकार की मांग बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल पर हावी है। जर्मनी वर्ष 2029 तक अपने 3.5% रक्षा व्यय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद देश अपने खर्च में वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2029 तक जर्मनी का रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 3.05% होगा। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कुल 26 लोग मारे गए हैं। इन हमलों में टेर्नोपिल में 2 इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राहत अधिकारियों ने बताया कि 2022 में रूस द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से अब तक के सबसे घातक हमलों में से एक में 73 लोग घायल हुए हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी 2025 का आज गोवा में शुभारंभ होगा। इस विशिष्ट समारोह को पूरी दुनिया की फिल्मों के शानदार उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शानदार परेड के साथ महोत्सव शुरू होने से पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज सुबह 11 बजे वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। पेश है गोवा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज दुनिया भर के सभी सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की समृद्ध फिल्म विरासत और पर्दे पर कहानी कहने की असीम संभावनाओं के भव्य समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को देखने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। इफ्फी 2025 सिर्फ एक फिल्म महोत्सव नहीं बल्कि ये भावनाओं का उत्सव है और सिनेमा की शक्ति का प्रमाण है। ये महोत्सव अविस्मरणीय होने वाला है, जिसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। इस दौरान 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे। इस वर्ष जापान मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसकी 6 समकालीन फिल्में दर्शकों के सामने होंगी। गोवा के इस फिल्मोत्सव में गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, पी भानुमति, भूपेन हजारिका और सलील चौधरी जैसे सिनेमा जगत के दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही भारतीय सिनेमा में रजनीकांत के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष पहली बार एआई फिल्म हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है, जो 48 घंटे का एक रचनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें फिल्म निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित नवाचारों की तलाश की जाएगी और सिनेमा के प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एआई को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। और अब कुछ खेल खबरें। सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय ने कल पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य ने चीनी ताइपे के सू ली यांग को हराया। प्रणॉय ने इंडोनेशिया के योहानेस सौत मार्सेलिनो को हराया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिम्बाब्वे और नामीबिया विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। ये प्रतियोगिता 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया आज नई दिल्ली में 16वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की अध्यक्षता करेंगे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया गया। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 26 लोगों की मौत। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।